यस। तो बच्चों हेडिंग लेते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। ठीक है, कल आपका हाफ सेल रिएक्शंस हो चुका था। आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अगर साथ बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर आपको दी जाती है ना, तो उस केस में हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो, पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब लेते हैं, ठीक है, तो उसमें टू डिफरेंट बीकर्स होते हैं। ठीक है, एक बीकर के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड होगा, एक बीकर के अंदर यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रोड होगा। ना बच्चों, समझने की कोशिश करना। आपको पता है यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं वो लॉन होता है। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड इज नेगेटिव है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, तो उधर आप फोकस करो। सर लेफ्ट हैंड साइड में जो बीकर दिख रहा है उसमें ऑक्सीडेशन होगा। मतलब यहाँ जो हम जो भी सॉल्यूशन लेंगे, इधर हम जो भी सॉल्यूशन लेंगे, एग्जांपल लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग डेनियल सेल का। ठीक है, डेनियल सेल। और डेनियल सेल में आपको पता है कि बेटा जो लेफ्ट साइड में है ना, हम वहाँ पे जिंक यूज करते हैं। जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और जो सोल्यूशन बच्चों हम फिल करते हैं वो जिंक सल्फेट का। तो मैं हिंट कर दूं कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर बच्चों जनरली डेनियल सेल का एक अच्छा एग्जांपल है। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसी मेटल का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बिल्कुल। सेकेंड, अगर मैं लेफ्ट साइड जो जिंक दे रखा है, बिल्कुल, तो आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जब बेटा हम लोग ईसीएस बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। आपको बहुत अच्छे से पता है। सर जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसका क्या होगा, उसका सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, वो वर्क कैसे करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। नीचे वाला एलिमेंट क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो यहाँ पे रिएक्शंस क्या देखने को मिलेगी कि जो जिंक है ये बच्चों Zn+2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ तो आपने कॉपर लिखा है। ठीक है, तो कॉपर का डिपोजिशन होता है Cu+2 से। कॉपर का डिपोजिशन आपने ये क्यों नहीं लिखा यहाँ पे कि कॉपर कॉपर +2 में जा रहा है? आपने ये क्यों नहीं लिखा? तो देखो, ये नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली जो रिएक्शंस है जिंक जिंक के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जिंक से Zl+2 में कन्वर्ट हो रहा है। और नीचे की जो रिएक्शंस होगी वहां पे हम कॉपर+2 से कॉपर का कन्वर्जन देखेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ बच्चों ये पॉइंट है कि जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो जिंक का बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नाउ इट इज क्लियर। बट कॉपर+2 क्या करेगा बेटा? कॉपर+2 जो है ना वो रिडक्शन कर रहा है। ध्यान दो, कॉपर+2 से कॉपर में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा है। लिसन केयरफुली, कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा है। कॉपर तो ये है, ये कन्वर्ट हो रहा है Cu+2 कॉपर में, तो Cu+2 का रिडक्शन हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट केस में जो जिंक है इट विल वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज उसका सेल्फ ऑक्सीडेशन। लेकिन सेकंड वाले केस में जो आपका कॉपर+2 है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर+2 ही वर्क करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ये गलती मत कर देना। ठीक है, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कॉपर+2 होगा। समझ में आ गया? ये टर्म मैंने यूज किया है तो अच्छा। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वही बच्चों हम लोग कहाँ लगाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ लगाते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से आंसर आपका बने। ये बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग इस पे एप्लीकेशंस लेने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आती जाएगी। ठीक है, यस यस। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। यहाँ तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा होगा। इस तरीके से हम सॉल्ट ब्रिज लगा लेते हैं। ठीक है, और ऊपर से बच्चों इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, बीच में गैल्वेनोमीटर होगा। इलेक्ट्रोड किसका होगा, कॉपर सॉलिड होगा। सॉल्यूशन बच्चों किसका होगा, कॉपर सल्फेट का होगा। ठीक है,
ये एक्वस होगा। तो आपने एक बात यहाँ समझी कि सर जो यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगी इस एनोड के नीचे, इस कैथोड के नीचे, तो एनोड के नीचे जो आपकी रिएक्शन देखने को मिलेगी वो जो जिंक होगा वो कन्वर्ट हो रहा होगा Zn+2 के अंदर। और यहाँ जो रिएक्शन ये बेटा एनोड है, ठीक है, इसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो Cr+2 सॉल्यूशन है, भाई ऊपर तो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, सॉल्यूशन के अंदर ही तो Cr+2 होगा। ये देखो Cr+2 और SO4-2, तो ये जो Cr+2 आपके सॉल्यूशन में होगा, ये बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से, बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे, वही इलेक्ट्रॉन से यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर के अंदर। ये पूरी बात समझ में आ रही है? तो राइट साइड क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। करेक्ट, समझ में आ गया? और यहाँ पे आपका कैथोड और यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। सेल चल रही है, रिएक्शन परफॉर्म कर रही है, लगातार सेल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय बाद बच्चों क्या आया, सुना ध्यान से, हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम में कंडीशन में कुछ ये होता है कि जो ई सेल निकालते हैं हम, ई नोट सेल जो निकालते हैं, ध्यान दो बच्चों, जो हम लोग यहाँ पे ई नोट सेल निकालते हैं, ई नोट ऑक्सीडेशन और ई नोट रिडक्शन, इसके वैल्यू पे क्या चेंज होने वाला है। तो देखो इक्विलिब्रियम के अंदर जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी सेल की वैल्यू क्या होती है, उन सब पे करेंगे हम डिस्कशन। तो सेल तो परफॉर्म कर रही है, कुछ समय बाद ये समझ में आया कि दोनों साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो हो गया बच्चों क्या, इक्वल। और जो रेट है फॉरवर्ड बैकवर्ड का, फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट है वो भी आपका कांस्टेंट हो गया। कैसे, व्हाट इज द मीन ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट, तो इसको समझते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट का मतलब ये है कि जिंक से जब ये Zn+2 में गया और Cr+2 जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हुआ, तो इनका फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शंस है ये आपका यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। और जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये आपकी इक्वल हो गए रिएक्टेंट साइड में और आपके प्रोडक्ट साइड। रिएक्शन बच्चों फॉरवर्ड बैकवर्ड चलती रहेगी, रिएक्शन रुकेगी नहीं। और वैसे भी आपको पता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड अगर चलती रहेगी तो सेल हमारी काम भी करती रहेगी, सेल आपकी वर्किंग कंडीशन में होगी। और जब पता है कि सेल अगर वर्किंग कंडीशन में होती है, अगर सेल काम कर रही है, अगर सेल आपकी वर्किंग कंडीशन के अंदर है, तो उस केस में बेटा डेल्टा जी सेल की वैल्यू की, हालांकि बोल सकते हैं कि अगर सेल काम कर रही है तो सेल स्पॉन्टेनियस कंडीशन में है, इसमें है स्पॉन्टेनियस नेचर को शो कर रही है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सेल अगर काम कर रही है तो उसको हम बोल सकते हैं वो आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर डेल्टा जी सेल की जो वैल्यू होती है ना वो आपकी नेगेटिव होती है। ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट बता रहा हूं मैं। अगर सेल स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब सेल काम कर रही है, और सेल कब का लगातार इन्फिनिट टाइम के लिए काम करेगी, जब वो इक्विलिब्रियम पे होगी। समझ में आ रहा है? जब वो इक्विलिब्रियम पे होगी तो इन्फिनिटी टाइम के लिए वर्क करेगी। ठीक, स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी सेल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं, ध्यान देना। यस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन इलेक्ट्रोकेमिकल, व्हेन electrochemical cell is in working condition, is in working condition, then it is a spontaneous process, then it is a spontaneous process। और मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जिंक प्लस Cr+2 कन्वर्जन Zn+2 एंड कॉपर के अंदर। ठीक है, ये जिंक आपका यहाँ सॉलिड है, यहाँ कॉपर सॉलिड है, ये एक्वस फेज में, ये एक्वस फेज में। ठीक है, तो जब स्पॉन्टेनियस होगा तो स्पॉन्टेनियस के बच्चों को कंडीशंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस कंडीशन ये होती है कि जब ये इक्विलिब्रियम आ चुकी है तो उसमें जो डेल्टा जी सेल होगा उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। डेल्टा जी सेल क्या होगा, नेगेटिव। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस एन एफ ई सेल। सभी को पता है कि नहीं, माइनस एन एफ ई सेल। अब डेल्टा जी की जगह आप नेगेटिव पुट करके तो देखो, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, भाई ये क्या बनेगा, नेगेटिव वैल्यू
इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब रिजल्टेंट जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। समझ में आया मुझे? यस। तो ई सेल तो पॉजिटिव होना ही चाहिए ना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या प्रूव किया, मैंने ये प्रूव करके दिखाया कि इक्विलिब्रियम के अंदर भी ई सेल की वैल्यू है, जो आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो ईएमएफ ऑफ सेल है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो सेल काम कर रही है। बिल्कुल सही। इन्फिनिटी के लिए काम करेगी, डेल्टा जी सेल लगातार नेगेटिव बना रहेगा इक्विलिब्रियम पे, सेल स्पॉन्टेनियस होगी, सेल लगातार काम करती जा रही है। एक समझ में आया? नाउ इट इज क्लियर। बहुत सही, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं, रिएक्शन गोज इन, यस, मैं यहाँ पे थोड़ी कंडीशन चेंज कर रहा हूँ। रिएक्शन गोज ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जब बच्चों रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उस केस में जो Q होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, K की वैल्यू अधिक। K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। K क्या यहाँ पे लिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और Q क्या है, वो है रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम हो जाती है अगर बच्चों सेल मूव कर रही है, रिएक्शन मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इसको हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस। देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेल ये ली और दूसरी सेल मैंने ये ली। इधर आपका ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, इधर ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये कॉपर है बच्चों, और यहाँ पे जिंक। रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, अपन ने वोल्टमीटर लगा दिया यहाँ पे, है ना। यहाँ से जिंक नीचे बड़ा डिपोजिट होगा, यहाँ से कॉपर ऊपर इकट्ठा होता जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ठीक है। इसके नीचे के रिएक्शंस आपको पता है ऑलरेडी क्या होगा। यस, ऑक्सीडेशन होगा, जिंक तो Zn+2 में जाएगा, और जो यहाँ यहाँ से जो कॉपर +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट कॉपर में हो जाएगा। तो नीचे से कॉपर का डिपोजिशन, ऊपर से जो जिंक है वो लगातार बच्चों रिलीज होगा और Zn+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। ये एक्शन परफॉर्म हो रही है। ये वाला सेक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन का। ये वाला सेक्शन क्या है, रिडक्शन का। बट मैं चाहता हूं कि बेटा यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मैं रिडक्शन में चेंज करूं। तो ये तो ऑलरेडी रिडक्शन के अंदर है, तो इसको अगर मैं रिडक्शन में चेंज करूं, मैं ER निकालूं इसका अगर, तो इस जिंक के लिए तो इस रिएक्शन का लिख सकता हूं मैं Zn+2, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक में चेंज होना। बात समझ में आ रही है? अब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसका ER निकालना आसान है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ, अगर मैं फर्स्ट केस का ER निकालूं, इस जिंक के साथ अगर मैं इसका ER रिडक्शन पोटेंशियल निकालूं तो क्या निकाला जाएगा बताओ? ER0 होगा, माइनस में 0.06 डिवाइड बाई 2, तो ये 0.03 हो जाएगा, लॉग 1 डिवाइड बाई नीचे Zn+2 होगा, ठीक है। यस, इसी तरीके से अगर मैं इसका कॉपर के साथ निकालूं ER, तो कॉपर का ER क्या निकाला जाएगा, ER0 माइनस में, अच्छा अब यहाँ प्लस में होगा माइनस में होगा, ये बात बताओ मुझे। हाँ, ये वैल्यू प्लस में होनी चाहिए कि माइनस में होनी चाहिए, जल्दी बताओ बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, पॉजिटिव में डिफाइन कर दें, जिंक को ऊपर लेके चले जाओ। जिंक को जैसे ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी। भाई Zn+ जो होगा +2 वो आप माइनस में होगा, माइनस फ्रंट पे आएगा तो आपका ये प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, नीचे वाले को पॉजिटिव करना तो ऑलरेडी पॉजिटिव में आपका ये भी कैसे मिलेगा भाई, इधर कॉपर तो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट Cu+2 है, तो इसको भी पॉजिटिव में ले लेते हैं, तो 0.03, तो 1 डिवाइड पे नीचे कॉपर +2 होना चाहिए था, तो ऊपर पहुंच जाएगा कॉपर+2। ये बात समझ में आई? दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने पॉजिटिव में डिफाइन कर लिया। क्लियर हो गया? आप सुनो ध्यान से। जब सेल रिएक्शन परफॉर्म कर रही है, मैं बोल रहा हूँ सेल वर्किंग कंडीशन में, तो सेल वर्किंग कंडीशन में तभी पॉसिबल हो सकती है जब बेटा आपका जो जो आपका जो जिंक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो, इंक्रीज, एनोड की साइड में, और कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल उसकी वैल्यू डिक्रीज हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या चाह रहा हूँ, सेल तो इक्विलिब्रियम पहुंच गई है, इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, वहां वहां पे जाके एक्शन चलती जा रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ
कि मैं यहाँ पे ये टर्म डिफाइन करूं इन रिडक्शन पोटेंशियल टर्म कि जो एनोड है जिंक और जो कैथोड कॉपर है, उनके साथ मैं दोनों टर्म को सेम लेता हूँ कि ईआर वैल्यू इसकी भी और ईआर वैल्यू आपकी कॉपर की, दोनों की, जिंक की भी ईआर वैल्यू और कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में किसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए और किसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होना चाहिए अगर सेल वर्किंग कंडीशन में है। तो सेल वर्किंग कंडीशन में तभी पॉसिबल होगी कि जब आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो आप रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का ज्यादा हो। अगर एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल से, तो सेल बच्चों हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करती रहेगी, और फॉरवर्ड में मूव करती रहेगी तो बैकवर्ड आपका ऑटोमेटिक शिफ्ट होता रहेगा। तो हम जनरली ये बोलते हैं कि अगर सेल अगर आपकी वर्किंग कंडीशन में है तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का बढ़ना चाहिए और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का डिक्रीज होना चाहिए, तो ही आपकी सेल वर्किंग कंडीशन में डिफाइन होती है। ये एक बेसिक सी कंडीशन, ठीक है। इस बेसिक कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो ग्राफ से समझते हैं इसको, ध्यान दो। जैसे बच्चों एक ग्राफ लिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। जनरली क्या होता है कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा ग्राफ अलग ढंग से बना है और कुछ बुक्स के अंदर भी ग्राफ को कुछ अलग तरीके से बताया गया है। मैं आपको जो ग्राफ बताने वाला हूँ ये नेचुरल ग्राफ बताने वाला हूँ, ठीक है। कि नेचुरल ग्राफ हमारा कैसे होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कॉपर, कॉपर क्या बच्चों, कैथोड। नीचे आपका यहाँ पे जिंक, जिंक मतलब यहाँ पे ये एनोड। तो पता है जिंक के बेटा नेगेटिव में होती है वैल्यू, माइनस में 0.76 वोल्ट। कॉपर की पॉजिटिव में होती है प्लस में 0.34, ठीक है। तो रिएक्शन परफॉर्म होगी, तो बताओ बच्चों रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी। जिंक बेटा इस तरीके से इधर कन्वर्ट होगा, कॉपर यहाँ से इधर से एक्सटेंड करेगा। एक पॉइंट आएगा कि जहाँ पे दोनों टर्म मीट कर देंगे, जहाँ पे मीट करेंगे तो मीट करने पे बच्चों क्या डिफाइन किया जाएगा, बताओ मुझे। भाई दोनों वैल्यू इक्वल हो गई ना, मैं दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन कर रहा हूँ, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ई आर रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एनोड इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कैथोड, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे जिस पॉइंट पे मीट करेंगे। अब जिस पॉइंट पे मीट करेंगे तो मुझे बताओ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों इक्वल हो गए हैं, तो इस केस में ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखते हैं ना अपन लोग, तो जीरो हो जाएगी। क्यों, दोनों वैल्यूज इक्वल हो चुकी है ना। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हो चुकी हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका यही है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे दोनों वैल्यू कैथोड एनोड की इक्वल हो चुकी हैं। तो ई सेल की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। नाउ इट इज क्लियर। भाई इक्विलिब्रियम पे आएगा, शेल रिएक्शन परफॉर्म करेगी इनफिनिट टाइम के लिए, लेकिन एक्चुअली में जो मैं बताने वाला हूँ कि इक्विलिब्रियम पे आके सेल की रिएक्शन चलती तो रहेगी लेकिन सेल एग्जैक्टली वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी। तो वर्किंग कंडीशन में तभी पॉसिबल होगी जब आपका रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का ज्यादा हो इस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। समझ में आ गया। मैंने बताया ना इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, ईसी माइनस ये दोनों इक्वल, तो इसकी वैल्यू जीरो। अगर ई सेल जीरो तो सेल तो आपकी जीरो हो गई है, सेल तो रिएक्शन परफॉर्म कर ही नहीं रही है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो इसे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको इक्विलिब्रियम में सेल की सही कंडीशन डिफाइन करनी है कि वो काम करती रहे, ई सेल उसका डिफाइन होता रहे, तो उस केस में आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आपका एनोड साइड है, एनोड साइड का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए आपकी कैथोड साइड के रिडक्शन पोटेंशियल से, तो सेल आपकी काम करती रहे। ठीक, ये तो ग्राफ नेचुरल ग्राफ हुआ। लेकिन बच्चों एनसीईआरटी में कैसा डिफाइन किया है, उन्होंने यहाँ से डिफाइन किया है इस तरीके से, ये ग्राफ डिफाइन किया है, ठीक है। जहां पे मीट करेगा वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ऐसा एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया। इसको कैथोड लिया गया है, वो जीरो से बनाया उन्होंने, जीरो से। बट जीरो में नहीं होता बेटा, है ना। ये आपका जो जिंक है ना उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, इसलिए दोनों ग्राफ को ध्यान रखना है। यहाँ भी देख सकते हो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पे ईसी और ई दोनों क्या होंगे, ई कैथोड इज इक्वल टू ई एनोड, वो तो इक्वल होंगे। और इक्वल होने का मतलब आपका यहाँ पे देख सकते हो ये टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इधर आप ले सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इधर भी आप टाइम ले लो एक्स एक्सिस पे, इधर ले लो आप रिडक्शन पोटेंशियल। वो दोनों की वैल्यू इक्वल है तो रिजल्टेंट ई सेल जो होगा वो आपका जीरो ही निकल के आएगा। ये क्लियर हुआ सभी को। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को, यस। तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ध्यान दो। एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
ECC cell reaction occurs the reduction potential of anode increases and reduction potential of cathode decreases, जो भी आप लोगों ने पढ़ा था वही लिख रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर फ्यू टाइम्स नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो चीजें क्या हो जाएंगी, दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। यस, तो आफ्टर फ्यू टाइम्स इंटरवल, ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का होगा एंड जो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का होगा, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, एंड thus E cell is equal to 0। E cell हो जाएगा फाइनली 0 एंड सेल इज कंप्लीटली, अगर ई सेल 0 का मतलब सेल पूरी तरीके से डिस्चार्ज, अरे ई सेल 0 का मतलब क्या, सेल जो है पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुकी है, ठीक है। एंड दिस इज नॉन एज इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। एक बार फिर से रीड कर लो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए। एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शंस ऑकर्स द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ एनोड इंक्रीजेस एंड ईआर ऑफ कैथोड डिक्रीजेस। सेल रिएक्शन शुरू हुई, ईआर की वैल्यू एनोड मैक्सिमम, रिडक्शन पोटेंशियल आपका कैथोड का वो मिनिमम। कुछ समय बाद क्या होगा, सेल काम कर रही है, कुछ समय बाद क्या होगा, आपकी इक्विलिब्रियम पे आएगी, और जैसे इक्विलिब्रियम पे आएगी तो ई आर कैथोड ई आर एनोड का इक्वल हो जाएगा। जैसे वो इक्वल होगा तो ई सेल 0। ई सेल 0 का मतलब सेल के पास कोई पोटेंशियल नहीं है, जब पोटेंशियल नहीं है तो वो सेल बोलेंगे डिस्चार्ज सेल हो गई है। अगर सेल डिस्चार्ज हो गई है तो यही कंडीशन बच्चों क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। सभी को समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट। नाउ इट इज क्लियर। यस, बिल्कुल, ठीक है। इक्विलिब्रियम सभी को समझ में, तो देखो बेसिकली हम बोलते हैं कि अगर ई सेल की वैल्यू 0 है तो सेल हमारी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुकी है, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और आपको समझ में आए, ठीक है। यस, ध्यान देते हैं। जैसे मैंने बोला है कि एट इक्विलिब्रियम, थोड़ा अलग तरीके से हम ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे आपको ध्यान देना है कि जो ई सेल है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। एक तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी सेल क्या होगा, बताओ मुझे, डेल्टा जी सेल क्या होगा, 0। डेल्टा जी सेल, भाई ई सेल की वैल्यू 0 तो डेल्टा जी सेल क्या होगा, डेल्टा जी सेल क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है, माइनस एन एफ ई सेल। और ई सेल की वैल्यू अगर 0 हो गई तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये बात समझ में आ रही है। और इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो इक्वल होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। जैसे यहाँ समझते हैं कि इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दो। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायग्राम डिजाइन किया है, देखते हैं इससे क्या होगा। देखो बेटा, ये बीच में जो वैल्यू है वो के को रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्यू है, ये क्यू है, ठीक है। हमें जाना कहाँ पे है, के की साइड में जाना है। बताओ मुझे, के क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये क्या है, इट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, मोस्ट स्टेबल फेज। क्यू इधर रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्यू इधर रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो अगर के की तरफ जाना है, अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन को इधर से इधर मूव कराना है, फॉरवर्ड का मतलब कि इस क्यू से आप इस के की तरफ जा रहे हो, तो मुझे बताओ क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए बेटा, क्यू लेस देन के, हमें तो बोलेंगे। और इधर वाले केस में क्या होगा, क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन के। समझ में आ रही है। और ये दोनों के दोनों जो डायरेक्शन है, क्यू जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो इक्विलिब्रियम पे जब आएगा तो ये भी क्यू के बन जाएगा, इधर वाला क्यू होगा वो भी के बन जाएगा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू के से छोटी भी हो सकती है, क्यू की वैल्यू के से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट है एकदम, क्यू की वैल्यू छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है। लेकिन उसको अगर स्टेबल फेज में आना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन करना होगा, तो क्यू को फिर के की तरफ आना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है
कि आपकी यहाँ से दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए वैल्यूज इस तरफ से मूव करेगी, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान देना है कि जो Q की वैल्यू है वो छोटी भी हो सकती है और K से बड़ी भी हो सकती है। ये समझ में आया? K की वैल्यू जो है वो Q से छोटी भी हो सकती है और इससे बड़ी भी हो सकती है। समझ में आ गया? आना इस Q को K की तरफ ही है, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी डिफाइन होगी। ये सभी को समझ में आ गया? नाउ इट इज क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा हम मैथमेटिकल डेरिवेशन समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बच्चों लिखा है यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल नास्ट इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं। माइनस में क्या होगा, 0.06 होगा या 0.05 एंड 1 होगा, डिवाइड बाई एन होगा, ब्रैकेट में यहाँ पे लॉग होगा, बेस 10 होगा और यहाँ पे क्यू। दिस इज द बेसिक इक्वेशन। अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम पे। जब इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं तो ई सेल की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, जीरो, अभी मैंने बताया। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट से, ये तो जीरो होता नहीं, माइनस में 0.06 डिवाइड बाई एन। जो क्यू है बच्चों ये क्या बन जाएगा, के। ध्यान दो इक्विलिब्रियम पे, यहाँ से होगा लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा के। ठीक है, तो जरा लिखते हैं इसको हम, जीरो को इधर ई नॉट सेल को इधर लेके आते हैं। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू होगा पॉजिटिव में 0.06 डिवाइड बाई एन, भाई माइनस में होगा, माइनस माइनस कैंसिल, पॉजिटिव हो जाएगा, और लॉग बेस 10 यहाँ से के। तो जब भी कभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम हमेशा ई नॉट सेल निकालते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ई सेल की वैल्यू तो जीरो हो जाती है, तो हमेशा हम इक्विलिब्रियम पे क्या निकालते हैं, ई नॉट सेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, ई नॉट सेल ही निकालेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको मैं डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में यहाँ तक आ गया होगा सभी को? क्लियर है? ओके, अगर इसी टर्म को एनआरटी के साथ देखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, ईसन ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आरटी डिवाइड बाई एन एफ लॉग बेस 10 और के। मैं आर और टी और एफ की वैल्यू को रखता हूं तो इतने बटे 0.06 निकल के आती है। तो ये भी फॉर्मूले को ध्यान रखो और इसको भी ध्यान रखो, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? अब यहां से आप डेल्टा जी सेल को भी निकाल सकते हो। तो डेल्टा जी सेल तो निकलेगा नहीं, बिकॉज डेल्टा जी सेल तो जीरो हो गया। अरे देखा नहीं आपने, ई सेल की वैल्यू जीरो हुई थी, तो इधर आपका डेल्टा जी सेल भी क्या, जीरो। तो डेल्टा जी सेल और डेल्टा ई सेल, देखो डेल्टा जी सेल और ई सेल ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं, जीरो एट इक्विलिब्रियम। ये बिल्कुल फिक्स है, ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल फिक्स है। इसलिए हम कभी हम इक्विलिब्रियम पे ई सेल नहीं निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ई नॉट सेल। अभी मैंने आपको ड्राइव करके भी दिखाया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, डेल्टा जी सेल तो जीरो है, तो डेल्टा जी नॉट सेल निकाला जाएगा। बिल्कुल सही है। तो डेल्टा जी नॉट सेल इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल का डेरिवेशन अभी हम लोगों ने निकाला था, उसको आप यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट कर दोगे तो डेल्टा जी नॉट जो सेल है उसका नया डेरिवेशन बन जाएगा। तो डेल्टा जी, अच्छा इसमें एन क्या है, ये एन क्या है बच्चों? यस, यहाँ पे एन क्या होगा, क्या नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं नहीं, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। ये एन क्या होगा, यहाँ पे मोल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एफ क्या होगा, फैराडे 96500 ई नॉट सेल। ठीक है, ये बोल्ट में लिखी जाएगी। ठीक है, डेल्टा जी नॉट ये जूल पर मोल में आपका डिफाइन होगा। ठीक है, यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट सेल क्या बन जाएगी, बताओ मुझे। डेल्टा जी नॉट सेल 2.303 डिवाइड ऊपर आर2 नीचे एन एफ होगा। ठीक है, ये मैं इनोट सेल की वैल्यू लिख रहा हूँ, ऑफ क्या था, लॉग की था। इससे क्या होगा, एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहां से बचेगा आपका माइनस में 2.303 आर टी लॉग बेस के। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा जी नॉट सेल। तो डेल्टा जी नॉट सेल की वैल्यू ये आई, और डेल्टा ई नॉट सेल की वैल्यू हम लोग पहले भी पढ़ चुके। सभी को समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा ये। ठीक है, आर की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल, 8.3 जूल पर मोल। ये बच्चों किसकी होगी, आर की वैल्यू होगी। ठीक है, ध्यान देना। सभी को समझ में आ गया? यस इट इज क्लियर। तो डेल्टा जी नॉट सेल बच्चों कैसा आ रहा है, निगेटिव। और के की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन बनाते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को?
कुछ डिस्कशन करना है, आपको पूछना है, आप पूछ सकते हो। यस। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ई नोट सेल कैसा आएगा। ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा। इक्विलिब्रियम पे ई नोट सेल पॉजिटिव आता है, डेल्टा जी नोट सेल नेगेटिव आता है। ये फिक्स है। जो ई नोट सेल आएगा इक्विलिब्रियम पे ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मैं लिख देता हूँ, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो ई नोट सेल आएगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो डेल्टा जी नॉट सेल होगा ये आपका नेगेटिव होगा, वो भी आपका ऑलवेज। ठीक, ये भी आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, आप लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन क्वेश्चन है बच्चों, ई नॉट Zn+2 से जिंक में कन्वर्ट होना जिसकी वैल्यू है 0.7। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन मुझने दे रखा है, ये क्वेश्चन है एक, ई नॉट Mn+2 से Mn में कन्वर्ट हुआ, इसकी वैल्यू है माइनस में 0.4। आपको निकालना है डेल्टा जी नॉट सेल। सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ई नॉट Fe+3 से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 में इसकी वैल्यू है 0.77। सेकंड क्वेश्चन है, ई नॉट Cm+4 है सी, ये +3 में जा रहा है जिससे इसकी वैल्यू है 0.41। ठीक है, और उस क्वेश्चन में रिएक्शन उसने लिख के दे रखी है। रिएक्शन बच्चों है Ce+3 प्लस Fe+3 कन्वर्ट होके आ रहा है Fe+2 के अंदर एंड Ce+4 के अंदर। और इस क्वेश्चन में निकालना है कैपिटल के की वैल्यू, है ना। कैपिटल के क्या होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ गया, निकालो आंसर, जल्दी से बताओ। दो क्वेश्चन दिए मैंने पहले। यस, बाकी और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, पहले इन दोनों के आंसर निकालो। तो पहला तो बच्चों आसान है, फर्स्ट केस बिल्कुल आसान है। क्या करना होगा, ये दो वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। आपको पूछा गया डेल्टा जी नॉट सेल, तो डेल्टा जी नॉट सेल का तो आपको फॉर्मूला पता है, सीधा लिख के देखो एक बार। डेल्टा जी नॉट सेल हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखते हैं ना बच्चों। ठीक, ध्यान दो यहाँ पे, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल तो निकाल सकते हो ना, क्यों, क्योंकि देखो +2 से 0 रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन, दोनों को दोनों आपका रिडक्शन पोटेंशियल है ना। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल तो ई नॉट सेल तो निकल जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है। बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, कैथोड, छोटी वैल्यू कौन सी होगी, एनोड। बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो कितना आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे और सॉल्व कर लो। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ सभी को। यस, अरे लिख लो ना इस तरीके से, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दोनों ही आपके रिडक्शन पोटेंशियल है। बड़ी वैल्यू क्या है 0.7, माइनस में 0.4, ये नेगेटिव के साथ रहेगा। ठीक है, ध्यान देना। तो इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1.1 निकल के आ जाएगी। क्लियर हो गया, 1.1 उठा के यहाँ पे पुट कर दो। और एफ की वैल्यू पता है आपको 96500 लेना ही है। यहाँ पे एन क्या होगा, एन, एन की वैल्यू बताओ मुझे। एन क्या होगा भाई, ट्रांसफिल्ट्रॉन्स। एन क्या है, वो तो 2 ही दिख रहा है ना, तो एन तो आपका यहाँ से 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 96500 इंटू 1.1, बस इतना सॉल्व करना, डेल्टा जी नॉट सेल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया सभी को, इजी था बिल्कुल। ठीक है, कुछ नहीं था, डेल आपने ई नॉट सेल निकाला, बाकी तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन था। ठीक है, 1.1 को 1 लेके भी सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली ना क्वेश्चन के अंदर ना वो 0.4 दे रखा था, मैंने आपको -0.4 किया। यस, चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो।
देखते हैं कैपिटल के की वैल्यू क्या है। यस, देखो दोनों ही रिएक्शंस को आप पहचानना सीखो। इसमें +3 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन है। +4 से +3 में रिडक्शन पोटेंशियल, बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, बिल्कुल सही। तो आओ बेटा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, 0 पॉइंट पॉजिटिव हमेशा आता है, 0.06 डिवाइड बाई एन। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो वो कितना होगा? यस, तो डिफरेंस तो फिर देखना पड़ेगा। बताओ मुझे, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? अब वापस से यहाँ पे लॉग होगा, ये तो के होगा 10। ठीक है। अच्छा, ई नॉट शेल वो तो आप निकालोगे, ई नॉट शेल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ई नॉट शेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों में से बड़ी वैल्यू ये है, तो ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा। तो 0.77 माइनस में 0.41 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ई नॉट शेल की वैल्यू आ जाएगी 0. यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 0.34 या 36, इस तरीके से आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। 0.36 बिल्कुल सही, 0.36 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.06 डिवाइड बाई नीचे क्या आता है? आपने अभी फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव भी किया था, तो नीचे बड़ा कौन सा टर्म निकल के आ रहा था? इनोट सेल की बात कर रहा हूँ मैं। डेल्टा जी नोट सेल नहीं, ई नोट सेल। ई नॉट सेल में एन आया था ना नीचे, हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया था ना, कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव में 0.05 डिवाइड बाई एन लॉग बेस के, यही था। लेकिन आरटी के साथ तो एनएफ आया था, लेकिन आरटी की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आरटी वगैरह कुछ दे ही नहीं रखा है, तो क्यों उसे एक्सपेंड करो? तो 0.06 ही रहने दो, डिवाइड बाई नीचे एन आता है, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी ली जाएगी वो बताओ मुझे। यस भाई, 3 से 2 में जा रहा है, चेंज तो बन गई है, यहाँ से चाहे वो चेंज बन गई है, ओवरऑल चेंज निकालोगे तो कितने का आएगा? 1। एन की वैल्यू कितनी? 1। यस, ठीक है। और लॉग के, तो लॉग के मतलब वो तो आप रहने दो इस तरीके से, इसको इधर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आ जाओ, तो 0.06 से डिवाइड कर दो उसको, जो 0.36 है, और फिर के लेना है तो 10 की पावर मान से चला जाएगा। अब बताओ 10 की पावर में कितना है? क्वेश्चन आसान था, बस लैंग्वेज को समझना है, ठीक है, अदरवाइज गलती हो सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। 10 की पावर में कितना? 10 की पावर में 6, 10 की पावर में 6 बताया गया है। 10 की पावर 6, कितने बच्चों को आंसर है? 10 पावर 6। ओके, 10 पावर 6 आया सभी का आंसर। मैं सॉल्व करना है इसको, नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर करोगे, हाँ 10 की पावर ही जाएगा, बस एंटी लॉग में ही टर्म आपका डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल है, सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। ओके, ये क्लियर हुआ सभी को यहाँ पे, दोनों क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, अब ध्यान से सॉल्व करना। थर्ड क्वेश्चन है 2/3 Al2O3, ये कन्वर्ट हो रहा है 4/3 एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन के अंदर, O2 के अंदर, जहां पे क्वेश्चन में डेल्टा जी नॉट सेल दे रखा है। इसकी वैल्यू है बेटा माइनस में 827 किलो जूल पर मोल, और उसने डेल्टा, एक डेल्टा जी सेल डी नॉट सेल तो दे रखा है, तो ई सेल निकालना सीधा, ई नॉट सेल, ई सेल तो जीरो ही होगा, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। यस, तो इसने ई नॉट सेल पूछा है, सॉल्व करो क्या होगा कोई इसका आंसर। यस, ये भी क्वेश्चन आसान है, करो सॉल्व करो इसे। यस, तो भाई डेल्टा जी नॉट सेल दे रखा है, ई नॉट सेल पूछा गया है, तो इन दोनों का आपस का जो रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या रिलेशन है? तो डेल्टा जी नॉट सेल का तो बेसिक से रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस में एन एफ ई नॉट सेल, बस यही रिलेशन है। ये वैल्यू पूछी गई है, ये वैल्यू दे रखी है, बस बाकी तो कुछ करना ही नहीं है यार, सिंपल सा है। ठीक है, एन आपको सही से निकालना पड़ेगा, तो देखो डेल्टा जी नॉट सेल कितना है, माइनस में 8.27 किलो जूल पर मोल रहने देना, उसको अगर आपको जूल में करना है, किलो जूल की जगह, तो फिर यहाँ पे इंटू 10 की पावर 3 कर देना।
मैं आपको बता रहा हूँ दोनों ऑप्शन किस तरीके से कर लो, ब्रैकेट में माइनस में, यस, एन, एन की वैल्यू निकालनी पड़ी, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, तो एन निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ कितना है, यहाँ तो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है एल्यूमिनियम का, यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, यस। 6 या 4 का चेंज आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, 4 का चेंज आएगा, बिल्कुल सही, आरती का आंसर सही है, 4 का चेंज आएगा। क्योंकि आप क्या देख रहे हो, ये एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीडेशन में निकालोगे तो कितना आएगा भाई साहब, 2 × x + 3 × -2, ये -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर यहाँ तो आ गया सर, यहाँ पे ये +6 / 2 तो 3 आएगा, बट गलत है, 3 इज नॉट द राइट आंसर। भाई 2/3 दिख रहा है ना सामने, आपको तो बनेटम को लेके डिफाइन करना होगा, 2/3 सामने दिख रहा है ना, फिर मल्टीप्लीकेशन भी तो करना पड़ेगा। भाई एक एल्यूमिनियम का ये है, तो 2 के साथ वो 4/3 हो जाएगा, अभी समझ में आ रहा है, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको बात समझ में आ रही है, तो हमारा आंसर तो 4 में आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, यस। अरे 3 का है ना, तो 3 × 4/3 करेंगे ना इसको, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 इज द आंसर। आप ऑप्शन को लेके सॉल्व करो तो भी तो आंसर बनेगा। ऑप्शन वाले केस में देखो, ऑप्शन का इधर -2 है, अरे इधर यहाँ -2 है, यहाँ पे कितना 0 हो, तो चेंज तो 2 का चेंज हुआ ना, आप ऐसे भी समझ लो, सिंपल सा है बच्चों, 2 का चेंज हुआ ना, क्लियर। अच्छा, जब यहाँ से 2 का चेंज हुआ है, हमारे पास ऑप्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, भाई 2 ही तो ऑप्शन है, एकदम भाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, 2 का, 2 के लिए कितना होगा आपके 4 का चेंज, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऑप्शन से निकालो चाहे आप एल्यूमिनियम के साथ निकालो, तो 4 का चेंज आप लोगों ने निकाला भी, ठीक है। आ गए यहाँ पे, तो बस उस एन की वैल्यू को यहाँ पुट करो, इंटू F96500 और इंटू आपका ई नॉट सेल, बस यही ई नॉट सेल आपको निकालना है, सिंपल कैलकुलेशन है, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे लेके जाओ और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया सभी क्वेश्चन, रिलेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, C4H10, ये होमवर्क के लिए देता हूं मैं, ठीक है, प्लस 13/2 O2 ऑक्सीजन कॉम्बिशन है, 4 मोल ऑफ CO2 प्लस 5 मोल ऑफ H2O का फॉर्मेशन। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में आप दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ठीक है, ट्राई करना। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है -2347 किलो जूल पर मोल, और क्वेश्चन में उसने ई नॉट सेल पूछा है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन जैसा अभी हम लोगों ने किया था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A+2+B फॉर्मेशन ऑफ B+2 and A, ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर उसने K इक्वल टू दे रखा है 10⁻12, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K की वैल्यू दे रखी है, और उसने पूछा है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आपको निकालना है, ठीक है, ये भी होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों के, हो गया, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क के लिए है, 2 मोल ऑफ Fe+3 प्लस I3-1, ये एडवांस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, बनेगा आपसे। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस लिखा है कुछ अजीब से ढंग से रिएक्शंस, और कुछ भी नहीं है। +3 में कन्वर्ट, और इसमें दे रखा है ई नॉट Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू है 0.8 वोल्ट। सेकंड उसने दे रखा है ई नॉट I3- से I में कन्वर्ट, इसकी वैल्यू है 0.4, और के आपको निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। देख लो इसको होमवर्क के लिए, ये भी होमवर्क के लिए ही है, ठीक है, होगा सभी से, तो बच्चों बनेगा, ये निकालना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06 डिवाइड बाई n log बेस 10 के निकालना है, n की वैल्यू आपको निकालनी है सिर्फ, ई नॉट सेल तो यहाँ से निकल जाएगा, ये रखा ई नॉट सेल, चेंज कर लेना, कौन सा ऑक्सीडेशन, देखो ये 0 से कहाँ जाए, ये -1, ये -1 दे रखा तो निकलना पड़ेगा ना, I3 माइनस है, तो 3 ऐसा नहीं, 3 × x इक्वल टू -1 लिखना, तो x की वैल्यू -1/3 निकल के आएगी, और यहाँ पे इसकी 0 होगी, ठीक है, तो वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन,
तो ये ऑक्सीडेशन है, ये इसको प्रोडक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको माइनस में 0.4 लेना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या जा रहा है, ये क्या जा रहा है +3 से 2, ये तो ठीक है, ये तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अब समझ में आएगा। अब बड़ी वैल्यू कौन सी 0.8, तो ये कैथोड होगा और ये एनोड होगा। वैल्यू कितनी आएगी 1.2 निकल के आएगी ई नॉट सेल की। मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया, हो जाएगा ना सॉल्व से भी, आसान क्वेश्चन था। यस बिल्कुल, देखो इजी था, कुछ ऐसा था नहीं उसके अंदर। अब बच्चों इसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक खत्म हो चुका है इक्विलिब्रियम। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद बच्चों स्टार्ट होगा आपका इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे के बाद आपका आएगा कोरोजन वगैरह जो भी एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। और उसके पहले कुछ एक दो सेक्शन इसमें और एक्स्ट्रा आते हैं, उनको भी वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लगभग मतलब नेक्स्ट 3 to 4 डेज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, बेसिकली इसको सिर्फ सुन लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नथिंग, इसमें हम एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट करते हैं, हालांकि हम लोग पहले भी पढ़े थे आपके ऑफलाइन सेशन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करते हैं। वो अरेंजमेंट बच्चों होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, किसमें होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। इसको मैं बोल सकता हूँ ER0, ठीक है। जो वो सीरीज हम लोगों ने पढ़ी थी, उस सीरीज का जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट को सुनने की समझने की कोशिश करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सीरीज का जो अरेंजमेंट है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम बात कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट है बेटा, वो आपके नेगेटिव में होते हैं, छोटे वैल्यूज होते हैं। नीचे आने पे क्या होती है, SRP वैल्यू बच्चों पॉजिटिव होती जाती है। मतलब अगर ऊपर वाली वैल्यू -2 है, -1 आएगा, 0 आएगा, देन +1 आएगा, देन +2 आएगा, सो ऑन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो वैल्यूज आपको दिख रही है, नो डाउट आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 2 बड़ा है, भाई ऊपर वाला 2 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में लिखा है ना, समझ में आ रहा है? तो ऊपर से नीचे आने पे जो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो किसके बेस पे है, वो आपके SRP के बेस पे है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे। हालांकि मैं आपको दोनों तरीके सॉल्व करना सिखाऊंगा, SRP के बेस पे और SOP के बेस पे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेस पे। देखते हैं यहाँ पे सीरीज क्या है, मैं सिंपल सी सीरीज आपको बताऊंगा, ध्यान रहेगा। देखो, लिथियम प्लस, पोटेशियम प्लस, स्क्रॉन्शियम +2, कैल्शियम +2। वैसे तो आपको मैंने बहुत ज्यादा बताई है, एक बार यहाँ पे देख लो बस, ठीक है। इसके एप्लीकेशन हम लोग बाद में करेंगे। मैग्नीशियम +2, Al+3, इसको एक तरीके से याद कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। अब ध्यान दो इसको, मैं क्या बड़ा क्या बोलूं, इसको बोल सकता हूँ ले कर सरकार, लेकर सरकार का नाम मांगे अलाउद्दीन महान, ठीक है। सिर्फ याद करना है बेटा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको नाम लिखना है आप उस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अलाउद्दीन यहाँ से लिख सकते हैं, और लास्ट में आपका इसको आया बेटा MN आता है, MN+2, जिसका मतलब महान। आप अपने हिसाब से जो लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक मैं बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा, ठीक है। ये ऊपर वाले एलिमेंट है। उसके बाद कौन सा आता है बेटा सीरीज में, जिंक, Tn+2। नेक्स्ट कौन सा आता है, Cr+3 क्रोमियम। नेक्स्ट इस आयरन+2 आता है, देन कैडमियम+2 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जान कर फेंकी कलम दबा, जान कर फेंकी कलम दबा, कलम के साथ दबा, है ना। कलम दबात आपको पता होगी, ठीक है, पहले यूज करते थे लोग। तो जानकर फेंकी कलम दबाते, सीक्वेंस वाइज है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करो, लिथियम, पोटेशियम, स्क्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम। तो याद हो कि नहीं हुई अभी, जल्दी से याद भी करो, ठीक है। जिंक, क्रोमियम, आयरन एंड आपका Cd+2। उसके बाद जो आता है Co+2, निकल+2, Sn+2, Pb+2। इसमें होता है कोई नीचे सुनो प्रभात है,
कोई नीचे, ऐसन का मतलब है सुनो, कोई नीचे सुनो, गेट पे एक बच्चा, इसका नाम है प्रभात, ठीक है, या आप अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हो, ठीक है। कोई नीचे सुनो प्रभात है, जल्दी से याद करो, जल्दी से। बेटा हम लोग पहुंच गए हाइड्रोजन तक। कोई नीचे सुनो प्रभात है, अभी है का मतलब, आपका है का मतलब ले लो हाइड्रोजन, है ना, H+ बनाया है। तो देखो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, लिथियम सबसे ऊपर है, लिथियम, पोटेशियम, स्कॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। लेकर सरकार का नाम मांगे अलाउद्दीन महान, जानकर फेंकी कलम दबात, कोई नीचे सुनो प्रभात है। ये सारी की सारी वैल्यूज होती है नेगेटिव में। कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव में। और जैसे पहुंचता हाइड्रोजन तो उसकी हो जाती है जीरो। समझ में आ गया भाई, हाइड्रोजन से ऊपर वाली सारी की सारी नेगेटिव होती है, और हाइड्रोजन की जीरो, उसके बाद वाली सारी पॉजिटिव होती है। अब याद आ रहा है, ठीक, देखो याद हो जाएगा अभी फटाफट से पूरा। इसके बाद कौन आएगा बेटा, कॉपर, याद किया होगा आपने, कॉपर +2। फिर कौन आएगा, आयोडीन। फिर कौन आएगा, सिल्वर +1। नेक्स्ट कौन आएगा, +1, ठीक है, Ag+1। नेक्स्ट कौन आएगा बच्चों, प्लेटिनम, Pt+2। ना जो इंपॉर्टेंट है इसके बाहर तो नहीं मिलेगा, मैंने आपको पूरी एक्सटेंड सीरीज भी लिखाई थी क्लास में। फिर आता है यहाँ से आपका क्लोरीन एंड गोल्ड, लास्ट में आता है फ्लोरीन भाई साहब, बस। ये बेटा हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं, तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव। इनकी SRP वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव में। समझ में आ रहा है, याद कैसे करना है वो देख लो। यहाँ पे कौन होगा बेटा, CU का मतलब सकते हैं कौन, कौन आया, कौन आया आगे, कौन आया आगे, होंगे, कौन होंगे, पंडित, पंडित जी, ठीक है, ब्राह्मण, पंडित, ब्राह्मण, और कलाम, है ना, कलाम, अब्दुल कलाम, रिस्पेक्टेड, ठीक है, यस, कलाम। और या फिर अगर कोई सेरेमनी है तो वहां पे आके क्या करेंगे कलाम, ये बच्चों फीता काटेंगे, ठीक है, फीता काटेंगे। बस लिखने का तरीका है, आप अपने ढाब से भी लिख लेना, मैंने लिख दिया इसको, तो याद हो गया होगा आपको आई थिंक। बहुत सिंपल सा, एक बार रिवाइज करें अपन जल्दी से। लेकर सरकार का नाम, ओके, कौन सा लिख दिया उल्टा, क्रोमियम और प्लेटिनम को पीटी, Pt+2, ब्रोमियम Br2। नहीं नहीं, ये जो आपको लिखी ना मैंने, ये NCERT के बेस पे है, NCERT के बेस पे है। बाकी आप प्लेटिनम और जो ब्रोमीन है इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग बुक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स ऊपर नीचे चेंज है, लेकिन प्लेटिनम आपको +2 ब्रोमियम Br2, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान रखो, NCERT के बेस पे वो बेटर है, ठीक है। अच्छा संदेश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको एक फटाफट से रिवाइज कर लो। लेकर सरकार का नाम मांगे अलाउद्दीन महान, जानकर फेंकी कलम दबात, कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन आया आगे, होंगे पंडित ब्राह्मण और कलाम, आकर फीता काटें, या आकर फीता, अगर फीता काटें, वॉट एवर, जो भी आपको ठीक लगता है आप वहां पे उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कल जब हमारी मुलाकात होगी तो उस पर बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। यस, थैंक यू स्टूडेंट।